Welcome all. Welcome to Move to Study. This is a video for class 8 ICSE syllabus book. This is the World of History Civics कार्डो बुक. इसका हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड देयर इम्पैक्ट. इसका ऑलरेडी पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है. अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो पहले उस वीडियो को देख ले जाके, आपको वो वीडियो मिल जाएगी. और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा जिससे आपको हेल्प मिले. तो ऑलरेडी हमने इसका इंट्रोडक्शन चालू कर दिया था. अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें जिससे आपकी कोई भी वीडियोस मिस ना हो. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. इंट्रोडक्शन पार्ट इसका हो चुका था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकनॉमी से. इकनॉमी. द ब्रिटिश रिक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मनी टू मेंटेन देयर elaborated administrative structure. इट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मीट द वॉर एक्सपेंसेस एंड टू बाय इंडियन गुड्स. अब क्या हो रहा था कि जो फेमाइन आ गई थी उससे रेवेन्यू कलेक्शन तो हो ही रहा था, लेकिन बर्बाद हो चुका था हिंदुस्तान पूरी तरह से. लोगों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को क्या था कि एक बड़ी तादाद में पैसा चाहिए था, क्योंकि उनको क्या करना था, जो भी वो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे इंडिया में उसको मेंटेन रखना था, उनके जो मिलिट्री थी उसको मेंटेन करना था, और इंडिया के प्रोडक्ट्स को भी ख़रीदने के लिए उनको पैसा चाहिए था. Therefore the British aim at making as much money as possible. अब उनका मेन मकसद ये हो गया था कि जितनी ज़्यादा पैसा इंडिया से निचोड़ें, जितना ज़्यादा पैसा इंडिया से ले सकें, क्योंकि उनको अपने आप को चलाना था यहाँ पे. लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम एट दैट टाइम. दे टारगेटेड इट फर्स्ट. तो सबसे पहला जो उनके नज़र में उस टाइम आया वो लैंड रेवेन्यू था. ज़मीनों से कैसे पैसा निकाला जाए, लोगों से कैसे ज़मीन के थ्रू, लैंड के थ्रू पैसा निकाले, उन्हीं ने उसको सबसे पहले टारगेट करना चालू कर दिया. तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आई. वैरन हेस्टिंग एक भाई साहब आए, उन्हीं ने क्या करा, उन्हीं ने एक सिस्टम निकाला जिसको बोलते हैं इजारादारी सिस्टम. वैरन हेस्टिंग इंट्रोड्यूस द इजारादारी सिस्टम. इन दिस सिस्टम द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू वॉज ऑक्शन. अब उन्हीं ने इस सिस्टम में क्या किया कि जो राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू था ना, मतलब रेवेन्यू जिस लैंड से लिया जाएगा उस पर क्या होगी, बोली लगेगी, ऑक्शन लगेगी. दिस सिस्टम एम टू ऑफर द राइट टू रेवेन्यू कलेक्शन टू द हाईएस्ट बिडर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर. अब उन्हीं ने क्या करा कि जो रेवेन्यू इसका जो भी कलेक्ट करेगा इस लैंड का, उस लैंड की पहले बोली लगेगी, और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिड लगाएगा, उस लैंड की सबसे बड़ी बोली जो लगाएगा, उसको 5 साल के लिए वो लैंड दे दिया जाएगा, और फिर वो उससे वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे. However, being unsure of the retaining contract, the zamindar took no step towards any form of improvement of the land. अब क्या हुआ कि लैंड की बोली लगाई गई, तो 5 साल के लिए जो ज़मींदार थे उन्होंने बोली लगवाई हाईएस्ट रेवेन्यू पे, और ज़मीन उनकी हो गई. वो अब मतलब ज़मीन से वो रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे, और वो रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको देते थे, ब्रिटिशर्स को देते थे. जो ज़मींदार आए, बोली लगी लैंड की, मान लेते हैं आपके पास एक लैंड है, आप किसान हैं, ज़मींदार ने बोली लगाई, हाईएस्ट बिड लगी 5 साल के लिए. अब वो ज़मींदार आपसे टैक्स वसूलेगा, और वो टैक्स जाके किसको देगा, ब्रिटिशर्स को देगा, और ब्रिटिश उसको कमीशन दे देंगे. तो जो ज़मींदार थे उन्हीं ने बोली तो लगा ली, लेकिन लैंड के इम्प्रूवमेंट पे कोई काम नहीं करा. जिस लैंड का वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उस लैंड पे उन्होंने कोई काम नहीं करा. वो लैंड बर्बाद होता चला जा रहा था पूरी तरह से. वंस अगेन द पीजेंट वर ड्रिवन अराउंड हार्श मेजर टू मीट देयर रेवेन्यू टारगेट्स. अब क्या हुआ, फिर किसानों के ऊपर ही बोझ आ गया पूरा. अब किसान पूरी तरह से फिर दबने लगे, क्योंकि उनको तो ज़मींदार को टैक्स देना ही देना है, क्योंकि ज़मींदार जाके देगा अंग्रेज़ों को टैक्स. अब सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, रेवेन्यू को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, किसानों के ऊपर आ गई. Thus, this system proved nothing but unsuccessful. At its increased depreciation both in the quality of the land and the lives of the poor. अब ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम कुछ खास चला नहीं. इजारादारी सिस्टम जो लेके आए थे वो, इसने और चीज़ों को बर्बाद करा. इसने लैंड को भी बर्बाद कर दिया, और जो वहाँ पे पीजेंट थे उनको भी बर्बादी की तरफ लेके चला गया. तो ये सिस्टम कुछ चला नहीं, तो ये सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया. तो इसके बाद कंपनी ने फिर ध्यान दिया कि अब क्या करें. तो कंपनी इसके बाद 3 नए सिस्टम लेके आई. देयर फॉर द कंपनी इंट्रोड्यूस 3 न्यू रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम. दीज वर द परमानेंट सेटलमेंट, रोहितवारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम. तो कंपनी 3 नए सिस्टम लेके आई जिसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, रोहितवारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम. परमानेंट सेटलमेंट आया 1793 में. लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे इसको. इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस introduced the permanent settlement or the zamindari bandobast in Bengal, Bihar and Orissa. The revenue to be collected was fixed permanently.
इट कुड नॉट बी रिवाइज लेटर। अब क्या करा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में एक सिस्टम लेके आया जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या ज़मींदारी बंदोबस्त बोलते हैं। इसको बंगाल और बिहार उड़ीसा में लेके आए। इसमें इन्हीं ने कहा कि रेवेन्यू जो कलेक्ट होगा वो फिक्स कर दिया जाएगा कि इतना रेवेन्यू आपको देना ही देना है, और उसमें क्या होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपको इतना रेवेन्यू देना देना है, और ये बाद में रिवाइज भी नहीं होगा। द लोकल ज़मींदार वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट। जो वहाँ के लोकल ज़मींदार होंगे वो पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, यानी किसानों से करेंगे। एंड ही हैज़ टू मेक पेमेंट टू द कंपनी ऑन टाइम, और कंपनी को पेमेंट उनको ऑन टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा। किसानों से रेवेन्यू जनरेट करेंगे और जाके कंपनी को देंगे। इफ़ ही फेल हिज ज़मींदारी वॉज ऑक्शन। अगर वो फेल हो जाएंगे तो उनकी ज़मींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा। This led to the emergence of new class of absentee landlord, that is the merchant and trader who owned land in business but lived in town. अब क्या हुआ कि इससे हुआ क्या कि अगर तुम ज़मींदार कोई अनसक्सेसफुल हो गया पेमेंट करने पे, तो अगर वो पेमेंट करने पे अनसक्सेसफुल हो गया तो अब उसकी जो ज़मींदारी राइट्स थी उसको वो ऑक्शन कर देंगे। अब वो ज़मींदार नहीं रहेगा और उसकी जगह कोई नए ज़मींदार आ जाएंगे। नए ज़मींदार कौन होंगे? नए ज़मींदार वो होंगे जो मर्चेंट्स होंगे या ट्रेडर होंगे जो कि शहर में रहते हैं लेकिन उनका गांव में ज़मीन होगी या घर होगा, लेकिन वो रहने वाले कहाँ के होंगे? शहर के होंगे। तो नया एक क्लास ज़मींदारी का वहाँ पे उभर के आ गया था। दे रोज टू बिकम हेरिडिटरी लैंड ओनर फ्रॉम टैक्स कलेक्टर। द कल्टिवेटर बिकम द टेनेंट्स। वॉट एवर रिमेन विद द जमींदार आफ्टर पेइंग द रेवेन्यू वॉज हिज प्रॉफिट। अब उन्हीं ने क्या किया कि नए ज़मींदारों का एक क्लास खड़ा कर दिया कि जो ज़मींदार अपना टाइम पे नहीं दे पाएगा तो उसकी ज़मींदारी छीन ली जाएगी और उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा या नीलाम कर दिया जाएगा और कोई दूसरा बंदा उसको ख़रीद लेगा। दे रोज टू बिकम हेरिडिटरी लैंड ओनर फ्रॉम टैक्स कलेक्टर। तो वो जो टैक्स कलेक्टर थे उनसे ही हेरिडिटरी उनके हेरिडिटरी लैंड ओनर बने फ्रॉम द टैक्स कलेक्टर। द कल्टिवेटर बिकम देयर टेनेंट। और जो किसान थे वो अब उनके नीचे काम करने लगे, उनके नीचे दब के काम करने। कल्टिवेटर्स कौन है? जो किसान है, जो फसल उगा रहे हैं। वॉट एवर रिमेन विद द जमींदार आफ्टर पेइंग द रेवेन्यू वॉज हिज प्रॉफिट। अब जो फिक्स रेवेन्यू अगर उसने ज़मींदार ने जाके कंपनी को दे दिया, अंग्रेज़ों को दे दिया, उसके बाद जितना ही पैसा उसके पास बचा वो उसका प्रॉफिट था। वो किसानों से काम करा रहा है, किसानों से रेवेन्यू ले रहा है, किसानों के ऊपर वो काबिज हो गया ज़मींदार, और एक फ़िक्स रेवेन्यू उसने जनरेट करना है। कंपनी को जाके एक फ़िक्स अमाउंट देना है। मान लेते हैं कि 100 रुपये कंपनी को देना है और उसने किसानों से 150 रुपये जनरेट कर लिए, तो उसका जो 50 रुपये बचे वो उस ज़मींदार का पूरा पूरा प्रॉफिट हो गया। इसके बाद सिस्टम आया रोयतवारी सिस्टम 1820 में। दिस सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस इन बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। ये रोयतवारी सिस्टम निकाला गया कहाँ पे? बॉम्बे और मद्रास की जो कुछ प्रेसिडेंसीज थी वहाँ पे। अंडर दिस द रेवेन्यू वॉज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द कल्टिवेटर्स। अब इसमें क्या हुआ? ज़मींदार का सिस्टम हटा दिया गया, ज़मींदारी का बीच से सिस्टम हटाया गया और अब डायरेक्ट किसान से रेवेन्यू लिया जाएगा। जो फार्मर है, जो रियात, रियात का मतलब होता है फार्मर, तो रियात जो होता है वो किसान को बोलते हैं। अब डायरेक्ट वो किसान से ही रेवेन्यू लेंगे। द रियात वॉज रिकॉग्नाइज एज द ओनर ऑफ द लैंड। और जो फार्मर होता है उसको लैंड का ओनर रिकॉग्नाइज किया गया। अब वही डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स देगा। ही पेड टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। तो अब वो गवर्नमेंट को पूरा का पूरा टैक्स देगा। रोयतवारी सिस्टम कौन लाए थे यहाँ पे? थॉमस मुनरो। हाउएवर द टैक्सेस वर वेरी हाई एंड मीन्स ऑफ कलेक्शन वर रिजिड। और टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई थे, और हुआ क्या था कि जो ऑक्शन लग के जब फिक्स करा गया था तो उस वक्त ऐसा हो रहा था कि परमानेंट सेटलमेंट में कि जो ज़मींदार थे वो किसानों से बहुत ज़्यादा क्रॉप कल्टीवेशन कराते थे एक लैंड पे जितनी बिडिंग हुई थी, और वो प्रॉफिट ज़्यादा ले रहे थे ज़मींदार उसमें, और अंग्रेज़ों को कम मिल रहा था। तो इस केस में उन्होंने क्या किया कि किसानों से डायरेक्ट टैक्स लेंगे और इतना हाई टैक्स रखेंगे, किसान अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी उगाएगा तब भी उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे टैक्स बहुत हाई था। द रेवेन्यू पेयर वर रफली हाफ ऑफ द टोटल यील्ड। अब जो पूरा का पूरा रेवेन्यू होता था, जितनी भी वो फसल उगाता था, मान के चलें कि उसकी आधा तो वो टैक्स दे देता था। 100% अगर फसल उगा रहा है, 100 रुपये की फसल उगा रहा है, तो 50 रुपये तो वो टैक्स दे देता था। दिस सिस्टम कैम टू बी नोन एज द मुनरो सिस्टम। और इसी को मुनरो सिस्टम बोला गया क्योंकि ये थॉमस मुनरो इस सिस्टम को लेके आए थे, बिकॉज इट वॉज डेवलप बाय द थॉमस मुनरो। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन ऑल पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के सारे पार्ट्स में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। द रॉयल्स पोजीशन वाज नो बेटर दैन द कंडीशन ऑफ द पीजेंट इन द प्रीवियस जमींदारी सिस्टम। अब इस सिस्टम में भी किसानों की हालत वैसी थी जैसी उनकी पिछले सिस्टम में थी, और ये उससे बदतर ही होती चली गई थी।
द ओनली डिफरेंट वॉज दे पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। खाली इसमें ये डिफरेंस था कि उसमें बीच में एक ज़मींदार आता था, इसमें क्या था, अब ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। द पीजेंट वर सो पुअर दैट दे कुड नॉट डू सो टू मच इम्प्रूव देयर लैंड यील्ड। अब वो इतने ज़्यादा गरीब हो गए थे कि वो अपना जो ज़मीन थी उसको उपजाऊ तक नहीं बना पा रहे थे, अपनी ज़मीन का देखभाल भी नहीं कर पा रहे थे कि उसकी देखभाल अच्छे से करें कि उस पर फसल अच्छी उगे। तो फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ डाल ही नहीं पा रहे थे। द पुअर अर्थ फ्लड टू द सिटीज़ व्हेन दे वर अनेबल टू फुलफिल द हाई रेवेन्यू डिमांड। अब जो गरीब किसान थे वो बेचारे खेती बाड़ी छोड़ के भाग गए शहर, क्योंकि जब वो अंग्रेज़ों की इतनी हाई डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद एक सिस्टम आया, उसका नाम था महलवारी सिस्टम। 1822 में ये सिस्टम आया। द महलवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन पंजाब एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल इंडिया। तो ये सिस्टम कहाँ लागू किया गया? ये सिस्टम पंजाब में लागू किया और उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में लागू किया और सेंट्रल इंडिया में लागू किया गया। महल मीन्स अ रेवेन्यू स्टेट। महल को बोलते हैं एक रेवेन्यू, महल का मतलब होता है एक रेवेन्यू स्टेट। दिस में इंक्लूड अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज। महल का मतलब है कि एक ग्रुप बनाया गया बहुत सारे गाँवों का, उसको मिला के कहा जाता था महल। दिस सिस्टम वॉज डिवाइस बाय हॉल्ट मैकेंजी। एक बंदा था हॉल्ट मैकेंजी, ये भाई साहब जो फोटो लगी है इन्हीं ने इस सिस्टम को डिवाइस किया था, बनाया था। अंडर दिस सिस्टम द लैंड वाज इंस्पेक्टेड एंड मेजर्ड। इस सिस्टम में पहले लैंड की जांच की जाती थी और उसको नापा जाता था। द कस्टमरी राइट ऑफ द डिफरेंट ग्रुप वर रिकॉर्डेड बाय द कंपनी ऑफिशियल। और जो अलग अलग ग्रुप होते थे उनकी जितनी भी राइट्स होती थी उनको रिकॉर्ड किया जाता था। और कंपनी ऑफिशियल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज़ों के ऑफिशियल्स थे वो अकॉर्डिंगली एस्टिमेटेड द रेवेन्यू फ्रॉम ईच प्लांट विच इज द रेवेन्यू एडेड टू कैलकुलेट में। ऐसे ही हर जो भी लैंड होता था, जितने भी लैंड होते थे उसको मेज़र किया जाता था, देखा जाता था कि उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, फिर उसको कैलकुलेट किया जाता था। उसी हिसाब से रेवेन्यू को फिक्स कर दिया जाता था कि एक महल कितना रेवेन्यू प्रोवाइड करेगा, किसको? अंग्रेज़ों को। द तालुकदार और द हेड ऑफ द विलेज कलेक्टेड द रेवेन्यू। उस वक्त एक तालुकदार बनाया गया था या उस महल का हेड बनाया गया था, वो रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। द रेट ऑफ रेवेन्यू वॉज सब्जेक्टेड टू द पीरियोडिक रिवीजन। और जो रेट था रेवेन्यू का वो हर साल या कुछ समय के बाद चेंज होता रहता था, यानी वो बढ़ता रहता था। इट वॉज रफली द हार्ट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और कितना रेवेन्यू देना होता था? जितनी भी प्रोडक्शन करेंगे आप, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जितनी भी अनाज उगाएंगे उसका आधा आपको देना पड़ जाएगा, किसको? ब्रिटिशर्स को। तो ये सिस्टम भी किसानों को बस तबाही करने के लिए था, बेसिकली तबाही कर रहा था किसानों को। इतना ज़्यादा हाई रेट्स थे टैक्स के कि आदमी जो फसल उगा रहा है उसका आधा हिस्सा अगर वो टैक्स में दे दे रहा है तो उसके पास बच ही क्या रहा है। अब इफेक्ट्स क्या हुए इन रेवेन्यू सिस्टम के? इफेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। द कंडीशन ऑफ द फार्मर डेटोरेटेड। फार्मर्स की कंडीशन बद से बदतर होती चली गई, वो बर्बाद होते चले गए। देवर फोर्स टू लेंजर। वो मजबूर हो गए कि कैसे वो कर्जे उतारेंगे, कैसे वो टैक्स देंगे, तो उनको अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ी। द एक्सप्लोटिव रेवेन्यू पॉलिसीज एंड रेगुलर फेमाइन एडेड टू द सफरिंग ऑफ द पीजेंट। अब क्या हुआ, इतनी खतरनाक पॉलिसीज आ रही थी जो किसानों को बर्बाद कर रही थी, उसके ऊपर से क्या आ रहा था? फेमाइंस आ रहे थे, सूखे पड़े जा रहे थे। तो उसी तरह से किसान पूरी तरह त्रस्त हो चुके थे, पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। द जमींदार टू वर इनडिफरेंट टुवर्ड द एग्रीकल्चर। और जो ज़मींदार होते थे उनको एग्रीकल्चर से कुछ मतलब होता नहीं था, वो बस किसान के पास आते थे, उनका मकसद था कि टैक्स कलेक्ट करके कहाँ पहुँचाना है? सरकार तक पहुँचाना है। और जितना बचता था वो उनका कमीशन होता था, वो उनका प्रॉफिट होता था। देवर फ्रिक्वेंटली एग्रेनियर राइट्स। लैंड बिकेम अ सेलेबल कमोडिटी विच कुड बी ब्रॉड सोल्ड और मॉर्टेज। अब इस वजह से क्या हो रहा था कि ज़मीन जो थी उस वक्त की एक सेलेबल कमोडिटी बन चुकी थी। जिसकी मर्ज़ी होती थी बेच देता था कर्ज के नीचे दब के, जिसकी मर्ज़ी होती थी उसको ख़रीद लेता था। किसान जाते थे अपनी ज़मीनों को गिरवी रखते थे और पैसा लेते थे मनी लेंडर से। तो लैंड एक सेलेबल कमोडिटी बन चुकी थी उस टाइम पे, और लोगों की ज़मीनें बिक रही थी, किसानों की। द मनी लेंडर ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्प्रोवाइजिंग द पीजेंट्री। अब मनी लेंडर ने भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करा था। मनी लेंडर मतलब क्या था? जो पैसे देते थे, तो भाई किसानों को वो कर्जे देते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कोशिश करी कि फार्मिंग बढ़े। अब होता क्या था कि किसान उनसे लोन तो ले लेते थे। द पीजेंट टुक लोन टू मीट द रेवेन्यू डिमांड और अदर नीड। अब क्या था कि जब वो लोन ले लिया और उनको क्या देना है? रेवेन्यू देना है, किस फसल उगानी है, फसल उगेगी तो वो पैसा रिटर्न करेंगे। फैमाइन आ गई, बारिश नहीं हुई, फसल ख़राब हो गई तो पैसा डूब गया। अब देवर फोर्स टू मॉर्टेज देयर प्रॉपर्टीज़। अब वो अपनी प्रॉपर्टीज़ गिरवी रखवा देते थे उन लोगों के पास जिनसे वो पैसा उधार लेते थे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज सो हाई।
अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई था कि अब वो दे ही नहीं पाते थे, मजबूरी थी उनकी, वो पैसा रिटर्न ही नहीं कर पाते थे किसान। अब इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होता था कि वो लोन वापस ही नहीं कर पाते थे। दे वर अनेबल टू पे बैक द लोन, एज द रिजल्ट दे लॉस देयर प्रॉपर्टी टू द रिच फार्मर एंड द मनी लेंडर। अब इसकी वजह से क्या होता था, जिससे वो पैसा कर्जे पे ले रहे हैं, उनको अपनी ज़मीन उन्होंने गिरवी रख दी, तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है कि वो पैसा लौटा ही नहीं पा रहे। तो जिनके पास ज़मीन है वो ज़मीनें ले लेते थे, तो इसकी वजह से उनकी ज़मीनें भी जा रही थी किसानों की। इन कोर्स ऑफ टाइम, ड्यू टू द इनडेप्थनेस, अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीजेंट्री बिकम लैंडलेस। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ज़्यादा से ज़्यादा जो एक तबका था किसानों का, उनकी ज़मीनें चली गई, क्योंकि उन्होंने कर्जा ले रखा था इतना। और वो अमीर किसानों से कर्जा ले रखे थे या मनी लेंडर्स से जिनसे ले रखे थे, वो ज़मीनें पूरी की पूरी वो हड़प गए उनकी। कल्टीवेशन ऑफ द कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब क्या है, वो क्रॉप जिससे आपको पैसा मिल रहा है, जो बिक रही है मार्केट में, वो थी आपकी कैश क्रॉप उस वक्त की, जो सबसे ज़्यादा बिकती थी, सबसे ज़्यादा डिमांड में होती थी। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंक्रीज द डिमांड फॉर द कॉमर्शियल ऑफ द कैश क्रॉप। अब जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया मार्केट में, इंडस्ट्रियाँ जैसे जैसे बढ़ती गई, तो जो कैश क्रॉप होती थी उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। थस इंडियन फार्मर वर फोर्स टू कल्टिवेट कैश क्रॉप टू फुलफिल द रिजाइनिंग डिमांड। अब किसान जो है ज़बरदस्ती उगाता था कैश क्रॉप, उनके फोर्स करते थे अंग्रेज़ कि भैया कैश क्रॉप उगाओ जो कि मार्केट में बिके। तो ज़बरदस्ती वो अपनी ज़मीनों पे कैश क्रॉप उगा रहे थे। कैश क्रॉप कौन कौन सी थी? टी, कॉफ़ी, इंडिगो, जूट, ऑयल सीड, शुगर केन, मलबेरी एंड रबर वर ह्यूज इन डिमांड। तो ये सब उस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। इंडिगो हो गया, जूट हो गया, ऑयल सीड हो गया, शुगर केन हो गया, तो ये सब बहुत ज़्यादा डिमांड में थे। तो अंग्रेज़ फोर्स करते थे कि फार्मर्स को कि अपनी ज़मीन पे यही वाली क्रॉप्स उगाओ जिससे उनको पैसा मिले। यहाँ पे एक दिया हुआ है कि नो मोर इंडिगो और नेचुरल ब्लू डाई इज़ अ प्लांट एक्सट्रॉक्ट फ्रॉम द कलरिंग क्लॉथ। इंडिगो क्या होता था? इंडिगो जो हम उजाला देखते हैं, एक नीले कलर की डाई होती थी जो एक प्लांट से निकलती थी, और इट वाज अ पॉपुलर डाई इन इंडिया, वाज एक्सपोर्टेड फॉर यूज इन इंग्लिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री विद एक्सपेंशन ऑफ द कॉटन प्रोडक्शन। तो वो जो डाई बनती थी ना, इंडिगो कलर की जो डाई, तो उसकी डिमांड बहुत थी। तो किसानों को ज़बरदस्ती अंग्रेज़ कहते थे कि ये इंडिगो क्रॉप की कल्टीवेशन करो, क्योंकि इंग्लैंड में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ये इंडिगो क्रॉप चाहिए था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो कॉटन प्रोडक्शन इंग्लैंड में जो हो रहा था, तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान किसानों से ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनों पे इंडिगो क्रॉप को उगवाते थे। In the end of 18th century, to meet the demand, the colonial government encouraged indigo plantation in Bengal. अब क्या हुआ कि जैसे जैसे 18वीं सेंचुरी ख़त्म हुई, तो डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगी इंडिगो की। तो जब धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगी, जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, तो वो लोगों को इनकरेज करने लगी बंगाल की कि आप इंडिगो को ही उगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो को उगाएं। बाय 1910, इंडिया डोमिनेटेड द इंडिगो मार्केट. With the growth of indigo trade, many European came to India in anticipation of the higher return. 1910 तक इंडिया ने सबको इंडिगो को फेल कर दिया, इतनी ज़्यादा इंडिगो उगाने लगी कि इंडिगो मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई इंडिया की। तो बहुत से यूरोपियन हिंदुस्तान आने लगे इंडिगो की ट्रेडिंग के लिए। दोज हैड नो मनी टुक लोन फ्रॉम द कंपनी और द बैंक। अब इसमें क्या हुआ कि इंडिगो उगाने के लिए जिनके पास पैसे नहीं होते थे, वो बैंकों से लोन लेने लगे या कंपनी से लोन लेने लगे। इसके बाद हुआ क्या? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब है अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से चूसना चालू कर दिया, हिंदुस्तान के पैसे को पूरी तरह खींचना चालू कर दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ मीन द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि इंडिया का पैसा का पूरी तरह से जाने लगा कहाँ से? इंडिया से जाने लगा कहाँ? इंग्लैंड में। द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी लेड टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ इन डिफरेंट फॉर्म। अब ब्रिटिश ने इंडियन इकोनॉमी को इतनी जना बर्बाद करना चालू कर दिया था कि वो सारा पैसा उठा के कहाँ जा रहा था? सारा पैसा वो जा रहा था इंग्लैंड। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी, टाइटल था उसका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, विच गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। इन्हीं ने किताब लिखी जिसमें इन्हीं ने बताया, किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसमें इन्होंने पूरी तरह दिखाया कि कैसे इंडिया की वेल्थ को अंग्रेज़ इंडिया से उठा के कहाँ लेके जा रहे हैं? इंग्लैंड लेके जा रहे हैं। रॉ मटेरियल लाइक जूट, कॉटन, टी, कॉफ़ी वर यूज फॉर द इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड। जो रॉ मटेरियल हिंदुस्तान में उग रहा है, वो रॉ मटेरियल कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज़ हैं वो उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रही हैं। तो इंडिया से वो रॉ मटेरियल उठा के डायरेक्ट कहाँ लेके जा रहे हैं? इंग्लैंड। The salaries of the British officers were paid from the money generated by the Indian revenue. These salaries are the huge part of it which deposited in England. अब क्या हो रहा था कि
अंग्रेज़ के जो ऑफिशियल हिंदुस्तान में काम कर रहे थे उनकी सैलरी भी कहाँ से आ रही थी? जो रेवेन्यू इंडिया के लैंड रेवेन्यू या इंडिया जो टैक्सेस दे रहे हैं, इंडिया के लोग जो टैक्सेस दे रहे हैं, उससे सैलरी किसकी आ रही है? अंग्रेज़ों की। और वो सैलरी जा कहाँ रही है? वो जा रही है इंग्लैंड में। मनी रिसीव एज गिफ्ट एंड इवन ब्राइब वर सेंट टू द इंग्लैंड। और जो मनी मिलती थी गिफ्ट के तौर पे उसको भी उठाए कहाँ भेजा जाता था? इंग्लैंड में। जो रिश्वत भी मिलती थी उसको भी उठाए कहाँ भेजा जाता था? इंग्लैंड। द रेवेन्यू ऑफ द कंट्री वॉज यूज टू परचेज गुड बाय द ब्रिटिश विच वर देन सेंट टू द इंग्लैंड। और जो हिंदुस्तान से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उससे वो क्या कर रहे थे? हिंदुस्तान से रॉ मटेरियल खरीद रहे थे उसी पैसों से और उठा के उस पैसों को कहाँ भेज रहे थे? इंग्लैंड में। तो इस तरह से ये 4 तरीक़ों से वो हिंदुस्तान का पूरा पैसा चूस रहे थे धीरे धीरे, और पूरी की पूरी वेल्थ को ड्रेन कर रहे थे। यहाँ पे क्विक रिवीजन है कि इन इजादारी सिस्टम द जमींदार टू ग्रेट इंटरेस्ट इन इम्प्रोवाइजिंग द लैंड। ज़मींदार ने क्या इसमें इंटरेस्ट लिया था? इज़ादारी सिस्टम में ज़मींदारों ने कोई इंटरेस्ट लिया था कि लैंड को अच्छा करें? नहीं लिया था, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया था। इज़ादारी सिस्टम वॉज अ ग्रेट सक्सेस? नहीं, ये भी फॉल्स है। अ न्यू क्लास ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड बिगैन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। हाँ, एक नया क्लास पैदा हो गया था परमानेंट सेटलमेंट के टाइम लैंडलॉर्ड का, ये ट्रू है। द रोयतवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन बॉम्बे एंड मद्रास, ये भी ट्रू है। इन महलवारी सिस्टम द लैंड वॉज नेवर मेजर्ड, ये फॉल्स है। महलवारी सिस्टम में पहले लैंड को मेज़र किया जाता था, फिर उसका इंस्पेक्शन होता था, उसके हिसाब से ही टैक्सेस या रेवेन्यू को डिसाइड किया जाता था। गिव वन वर्ड ही इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट, किसने करा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करा था। द सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग ने कौन सा सिस्टम लाया था? इजादारी सिस्टम लाया था। द अदर नेम ऑफ द रोयतवारी सिस्टम, रोयतवारी सिस्टम को लाया कौन था? मुनरो लाया था, तो इसलिए उसका नाम था मुनरो सिस्टम। ही डिवाइस द महलवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम किसकी वजह से आया था? हॉल्ट मैकेंजी लेके आया था। ही गेव अ क्लियर पिक्चर ऑफ ड्रेन वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड थ्रू हिज बुक। दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने पूरी तरह बताया था कि कैसे हिंदुस्तान का वेल्थ ये अंग्रेज़ लेके जा रहे हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।